दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द टू किंग्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, किंग का मतलब होता है राजा, और ये प्लूरल नाउन है किंग्स, मतलब कि टू किंग्स, दो राजा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। किंग कलहैटू वॉज आ क्रूअल एंड ग्रीडी किंग। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप किसी भी वाक्य में वॉज या वर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जब आप कोई भी सिंपल पास्ट का या फिर सिंपल प्रेजेंट का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह का जो भी आप वाक्य देखेंगे जहाँ पर सिर्फ वॉज वर या फिर साथ में नाउन एडजेक्टिव आएगा तो वो सिंपल पास्ट का होगा, और यदि उसमें इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा तो वो सिंपल प्रेजेंट का होगा। तो चलिए इसका मतलब देखते हैं। किंग कलहेटू मतलब कि राजा कलहेटू, वॉज था, क्या था? अ क्रूअल। क्रूअल का मतलब होता है क्रूर या फिर अत्याचारी, और ये एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। किंग कलेटू वॉज ए क्रूअल मतलब कि अत्याचारी या क्रूर, एंड ग्रीडी किंग। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, और ये भी एक एडजेक्टिव है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर इन दोनों शब्दों को नोट कर सकते हैं। ये दोनों ही जो वर्ड्स हैं ये दोनों एडजेक्टिव हैं। क्रूअल का मतलब होता है क्रूर, और ग्रीडी मतलब लालची, किंग राजा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? किंग कलहेटू वॉज आ क्रूअल एंड ग्रीडी किंग, मतलब राजा कलहेटू एक क्रूर और लालची राजा था। चलिए आगे देखिए। ही हैड अटैक्ड मैनी ऑफ हिज नेबरिंग किंगडम्स एंड डिफीटेड देम। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, और आप इसको कैसे पहचान सकते हैं ये पास्ट परफेक्ट है? यदि किसी भी वाक्य में हैड का प्रयोग किया जाता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस कहलाता है, जिसकी पहचान होती है आया था, गया था, मतलब उसमें आपको चुका था, चुकी थी जैसे शब्द देखने को मिलेंगे। और पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि पास्ट में कोई काम पूरा हो चुका था। तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है। अटैक का मतलब होता है हमला करना, और ये थर्ड फॉर्म है अटैक्ड। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही हैड अटैक्ड मैनी ऑफ हिज नेबरिंग किंगडम्स। नेबरिंग का मतलब होता है पड़ोसी, और किंगडम्स मतलब राज्य, मतलब उसने अपने कई पड़ोसी राज्यों पर हमला किया था। एंड डिफीटेड दैम। डिफीट का मतलब होता है हराना, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। डिफीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ईडी के बाद ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी। एंड डिफीटेड दैम, और उनको हरा चुका था। और जो दैम है उसका मतलब होता है उनको जब एक से अधिक व्यक्ति ऑब्जेक्ट के रूप में शामिल होते हैं तो वहाँ पर दैम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ही हैड अटैक्ड मैनी ऑफ हिज नेबरिंग किंगडम्स एंड डिफीटेड दैम, मतलब उसने अपने पड़ोसी, मैनी मतलब कई, उसने अपने कई पड़ोसी राज्यों पर हमला किया था और उनको हरा चुका था। आगे देखिए। बट देयर वॉज अ किंग ही हैड नेवर बीन एबल टू डिफीट। क्या मतलब हुआ? बट देयर वॉज ए किंग। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा
कि जब आप सिंपल पास्ट या फिर सिंपल प्रेजेंट का वाक्य बनाते हैं और वहाँ पर पहले देयर का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह के वाक्य में देयर का कोई भी मतलब नहीं होता है। देयर का इस्तेमाल सिर्फ वाक्य को बनाने में किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, बट देयर वॉज ए किंग, लेकिन एक राजा थे, ही हैड नेवर बीन एबल टू डिफीट, जिनको वह कभी भी नहीं हरा पाया था। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एबल टू का प्रयोग किया गया है हैड बीन के साथ। तो जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जिसके वाक्य के टेल पर पाया था, पाई थी जैसे शब्द आते हैं, तो वहाँ पर हैड बीन एबल टू का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। और ये नेगेटिव है और ये कभी नहीं भी इसमें बोला गया, तो यहाँ पर हैड के बाद नेवर का प्रयोग किया गया है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि बट देयर वॉज ए किंग, लेकिन एक राजा था, ही हैड नेवर बीन एबल टू डिफीट, लेकिन एक राजा था जिसे वह कभी भी नहीं हरा पाया था। चलिए आगे देखिए, ही वॉज किंग उदयमान ऑफ विक्रमगढ़, और वो कौन थे, ही वॉज किंग उदयमान मतलब वह राजा उदयमान थे, कहाँ के, ऑफ विक्रमगढ़ मतलब वह राजा उदयमान थे कहाँ के, ऑफ विक्रमगढ़, विक्रमगढ़ के। चलिए तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी समझ ही आ गई होगी। जो एक राजा कलहेटू था जो बहुत ही क्रूर था और बहुत ही ज़्यादा लालची था, वो अपने कई पड़ोसी राज्यों पर हमला कर चुका था और उनको हरा चुका था, लेकिन एक राजा थे जिन्हें वे कभी भी नहीं हरा पाया था और वो थे विक्रमगढ़ के राजा उदयमान। चलिए अब आगे देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। वंस किंग कलहेटू इन्वाइटेड किंग उदयमान टू हैव लंच एट हिज पैलेस। क्या मतलब हुआ, इनवाइट का मतलब होता है किसी को बुलाना, आमंत्रित करना, सेकंड फॉर्म है ये, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। वंस मतलब एक बार, किंग कलहेटू इनवाइटेड किंग उदयमान मतलब एक बार राजा कलहेटू ने राजा उदयमान को आमंत्रित किया टू हैव लंच। टू हैव लंच मतलब दोपहर का भोजन ग्रहण करने के लिए, खाने के लिए, एट हिज पैलेस अपने महल पर। आगे देखिए, किंग उदयमान एक्सेप्टेड द इनविटेशन। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना और ये सेकंड फॉर्म है। किंग उदयमान एक्सेप्टेड द इनविटेशन, जो राजा उदयमान थे उन्होंने इनविटेशन को, इनविटेशन मतलब आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। ही वेंट टू किंग कलहेटूज पैलेस। क्या मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ पर कलहेटू के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है और एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के, की। तो जब आप कोई भी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट किसी भी शब्द के साथ या किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि जब आप किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तब वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। तो कलहेटूज पैलेस का मतलब हुआ कलहेटू का महल। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही वेंट टू किंग कलहेटूज पैलेस, और ये जो ही है वो राजा उदयमान के लिए यूज़ किया गया है, ही मतलब वह। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही वेंट टू किंग उदयमानस पैलेस मतलब वह चले गए कहाँ पर, किंग कलहेटूज पैलेस मतलब वह राजा कलहेटू के महल पर चले गए। पैलेस मतलब महल होता है। आगे देखिए, बट देयर लेकिन वहाँ, ही वॉज पुट इन प्रिजन, और प्रिजन का मतलब होता है कारागार या फिर कह सकते हैं जेल। बट ही वॉज पुट इन प्रिजन लेकिन उन्हें कारागार में डाल दिया गया। चलिए आगे देखिए, किंग कलहेटू फेल्ट वेरी हैप्पी, और दोस्तों ये फील की सेकंड फॉर्म है। फील का मतलब होता है महसूस करना और ये सेकंड फॉर्म है फेल्ट, आप इसे नोट कर सकते हैं। और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किंग कलहेटू फेल्ट वेरी हैप्पी, जो राजा कलहेटू था उसने बहुत खुशी महसूस की, प्रसन्नता महसूस की। देयर वर सॉन्ग्स एंड डांसेस इन इज़ रॉयल कोर्ट। क्या मतलब हुआ, देयर वर सॉन्ग्स एंड डांसेस इन इज़ रॉयल कोर्ट, मतलब जो रॉयल कोर्ट मतलब होता है शाही दरबार, उसके शाही दरबार में मतलब कि नाच गाना हुआ। सॉन्ग्स एंड डांसेस मतलब कि नाच गाना। एंड ही फेल्ट वेरी प्राउड इंडीड, इंडीड का मतलब वास्तव में, और उसने बहुत ही ज़्यादा मतलब कि प्राउड बहुत ही ज़्यादा अभिमान, मतलब उसने वास्तव में असल में या कह सकते हैं वास्तव में बहुत ज़्यादा उसने अभिमान महसूस किया। क्यों महसूस किया, क्योंकि उसने एक ऐसे राजा को उसने कैद कर लिया जिसे वो कभी भी हरा नहीं पाया था। चलिए आगे देखिए, जस्ट देन, जस्ट देन का मतलब होता है तभी, आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं। जस्ट देन मतलब कि तभी। आ गार्ड
केम इनटू द कोर्ट एंड सेट। क्या मतलब हुआ? जस्ट देन तभी अ गार्ड, गार्ड का मतलब होता है सुरक्षाकर्मी, एक जो सुरक्षाकर्मी था, केम वो आया, इनटू द कोर्ट, इनटू द कोर्ट मतलब दरबार में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि तभी एक सुरक्षाकर्मी दरबार में आया एंड सेड, और कहा, योर मजेस्टी, मजेस्टी का मतलब होता है महाराज। तो उसने क्या कहा? योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, किंग उदयमान ऑफ विक्रमगढ़ हैज़ सराउंडेड आवर किंगडम विद हिज आर्मी। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, इस वाक्य के अंदर आप देख सकते हैं हैज़ का प्रयोग किया गया है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब किसी भी वाक्य में हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है ऐसी स्थिति जब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाए। और दोस्तों ये जो प्रेजेंट परफेक्ट का जो सेंटेंस है या जो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने अक्सर देखा होगा या शायद आपने कभी बचपन में टेंसेस वगैरह करे होंगे, तो आपने देखा होगा कि हमें सिर्फ यही चीज़ सिखाई जाती है कि जब वाक्य के अंत में वाक्य के टेल पर चुका है, चुकी है, चुके हैं जैसे शब्द आए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। लेकिन दोस्तों ये बात मतलब एक तरह से कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में ये बात अधूरी है। तो आपको ये चीज़ भी समझना है कि सिर्फ चुका है, चुके ही नहीं, हमें सिर्फ ये देखना होता है कि वाक्य की टेल तक वाक्य को पढ़ना है और हमें सिर्फ ये पता चलना चाहिए कि वहाँ पर क्रिया पूरी हो गई है। यदि उसमें चुका है, चुके जैसे शब्द नहीं भी आते हैं तब भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए कोई वाक्य है, जैसे आप वाक्य लिखते हैं कि वह आ चुका है, आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह आया है, या फिर आप कह सकते हैं वह आ गया है, या फिर वह आया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये हम एक वाक्य को चार तरह से हमने इसको बोल दिया है, जैसे वह आ चुका है, वह आया है, वह आ गया है, या फिर वह आया हुआ है। तो ये सारे ही जो वाक्य हैं ये हमने चारों को अलग अलग तरह से कहा है, लेकिन इन चारों में एक बात कॉमन है कि सब में है आ रहा है, जिससे ये पता लगता है कि ये वर्तमान का है, और चारों में एक बात निश्चित है कि क्रिया हो चुकी है। तो ये सारे ही जो सेंटेंस हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट के हैं, बस इनका जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि आपको सिर्फ चुका है, चुकी है पर भी निर्भर नहीं होना है, आपको वाक्य को पूरा पढ़ना है और आपको वहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि क्रिया पूरी हो गई है या फिर नहीं हुई है। यदि क्रिया पूरी हो गई है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट है, जहाँ पर आपको हैज़ या हैव का प्रयोग करना है हेल्पिंग ऑफ के रूप में और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जो ये जानकारी मैंने दी है ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। चलिए अब इसको हम आगे पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या मतलब हुआ इस लाइन का। उसने क्या कहा कि महाराज किंग उदयमान ऑफ विक्रमगढ़, की जो राजा उदयमान हैं विक्रमगढ़ के, हैज़ सराउंडेड आवर किंगडम। दोस्तों सराउंड का मतलब होता है घेर लेना और ये थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं हैज़ का प्रयोग किया गया। तो आपको जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज़ और हैव। आपको ये चीज़ हमेशा ही याद रखनी है। जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, इनके साथ आपको हैव का प्रयोग करना है। और यदि आपका सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन, वहाँ पर आपको हैज़ का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इस वाक्य के अंदर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है किंग उदयमान, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये जो सब्जेक्ट है वो एक सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन होने के कारण यहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई गई होगी। और जो भी आप हैज़ या हैव लगाएंगे वो आपको सब्जेक्ट को देखते हुए लगाना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये सराउंड का मतलब घेरना और ये थर्ड फॉर्म है सराउंडेड। आवर किंगडम मतलब हमारी राजधानी या हमारा राज्य। विद हिज आर्मी अपनी आर्मी के साथ। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? उसने क्या कहा कि महाराज किंग उदयमान ऑफ विक्रमगढ़ हैज़ सराउंडेड आवर किंगडम विद हिज आर्मी, मतलब जो राजा उदयमान हैं विक्रमगढ़ के, उन्होंने हमारे राज्य को अपनी आर्मी के साथ, अपनी फ़ौज के साथ हमारे मतलब हमारे किंगडम को, हमारे राज्य को घेर लिया है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। और दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप मुझे इस बात को ज़रूर बताएं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया है ये बात आप पहले से जानते थे या फिर ये चीज़ आपको आज पता चली है, तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चलिए आगे देखते हैं। द मैन इन द प्रिजन इज़ नॉट द किंग बट एन इम्पोस्टर।
सेंट बाय द क्लेवर किंग। क्या मतलब हुआ? और उसने क्या कहा कि द मैन इन द प्रिजन, मतलब प्रिजन का मतलब कारागार, और वो जो आदमी हैं जो प्रिजन में है, कारागार में है, इज़ नॉट द किंग, वो राजा नहीं है, बट एन इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है बहरूपिया, रूप बदलने वाला, लेकिन वो क्या है? वो एक बहरूपिया है। सेंट जिसे भेजा गया है, सेंट भेजा गया बाय द क्लेवर किंग। क्लेवर किंग मतलब चतुर राजा के द्वारा, क्लेवर का मतलब चालाक, चतुर, चालाक राजा के द्वारा भेजा गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसने क्या कहा कि जो आदमी है कारागार में, जो आदमी है वो राजा नहीं है, वो क्या है? बट एन इम्पोस्टर, वो एक बहरूपिया है जिसे जिसे एक चालाक राजा के द्वारा भेजा गया। नाउ किंग कलहेटू हैड टू गिव अप द किंग उदयमान। क्या मतलब हुआ? गिव अप का मतलब होता है हार मानना। अब ये जो राजा कलहेटू था, हैड टू गिव अप किंग उदयमान, उसे राजा उदयमान से मतलब कि राजा के सामने उसे हार माननी पड़ी। ही प्रोमिस्ड नेवर टू अटैक एनी अदर किंगडम्स, और उसने वादा किया कभी भी किसी मतलब कि अन्य राज्यों पर हमला ना करने का उसने वादा किया। ही वॉज ऑल्सो फोर्स्ड टू ग्रांट फ्रीडम टू द किंगडम्स ही हैड कैप्चर्ड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों फोर्स का मतलब होता है किसी पर दबाव बनाना, किसी को मजबूर करना। और ये जो हमारा वाक्य है ही वॉज ऑल्सो फोर्स, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस का वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही वॉज ऑल्सो फोर्स्ड टू ग्रांट फ्रीडम। ग्रांट का मतलब होता है देना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि ही वॉज ऑल्सो फोर्स, मतलब उसे इस चीज़ के लिए भी उसे मजबूर किया गया। टू ग्रांट फ्रीडम मतलब आज की स्वतंत्रता देने के लिए, आज़ादी देने के लिए। टू द किंगडम्स ही हैड कैप्चर्ड मतलब उन राज्यों को ही हैड कैप्चर्ड जिन पर उसने कब्ज़ा किया था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ही वॉज ऑल्सो फोर्स, मतलब उसे इस बात पर भी फोर्स किया गया, उस पर दबाव बनाया गया कि वो जिन राज्यों को ही हैड कैप्चर्ड मतलब जिन राज्यों पर उसने कब्ज़ा किया था वो उनको भी आज़ाद करे। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है किसी को कम आंकना, मतलब कि नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। एनिमी मतलब दुश्मन, मतलब अपने दुश्मन को कभी भी कम मत आंकिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी और साथ ही साथ जो मेरा पढ़ाने का प्रयास है आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के वीडियो में यदि आपने कोई भी नया वर्ड सीखा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।